हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग फिर से आपकी नई क्लास लेकर, आज क्लास थर्ड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मैं मयंक पाराशर, डायरेक्टर ऑफ द ट्यूटर्स एकेडमी। लास्ट 14 ईयर से द ट्यूटर्स एकेडमी को ऑलरेडी हम लोग रन कर रहे हैं। एनडीए के बैचेस लास्ट 14 ईयर से पढ़ा रहे हैं। ठीक ठाक सिलेक्शंस इंस्टीट्यूट से हर बार हुए हैं। अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर आने का सिर्फ लॉजिक ये था कि बच्चा बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है कुछ चीज़ों को लेकर, जिनको समझाने की बड़ी ज़रूरत है उस बच्चे को। जैसे अगर हम सबसे पहली बात करें कि हमारी तैयारी जो है बेटा वो एनडीए के लिए हम कर रहे हैं। बच्चा पता नहीं क्यों ये करता है कि लाइक मैंने कॉन्स्टिट्यूशन के लिए ही बात करी तो वो आईएएस हो जाए या कोई और अदर कॉम्पिटिशन हो जाए, अदर एग्जाम हो जाए, उसका भी पॉइंट ऑफ व्यू, जो भी पॉइंट ऑफ इंपैक्ट है वो ऐड कर लेता है किसके साथ, एनडीए के, जो कि बात गलत है। आपको इस लेवल की डेप्थ में नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना है? उसका बेसिक रीजन कि यहां पर जो डेप्थ आती है सिविल सर्विसेज में वो बहुत ज्यादा है। हमें सबसे पहले एनडीए का ट्रेंड एनालिसिस को पकड़ना होता है। यह पता होना चाहिए कि हम वो चीज पढ़ क्यों रहे हैं। जैसा कि फर्स्ट वीडियो मेरा आया, उसके बाद कुछ बच्चों के फीडबैक्स आए, वो मैं आज की वीडियो के बाद उन्हें सॉर्ट आउट करूंगा आप लोगों के साथ। तो मेरी कोशिश हमेशा बैच पढ़ाते समय ये रहती है कि आपको उस पॉइंट ऑफ व्यू पर ले जाया जाए जो जस्ट 10+2 वाले लड़के का होता है, जो 12th वाले लड़के का होता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू पर जब आप सोचेंगे तो आपको चीजें क्लियर होंगी। दूसरी बात, कुछ बच्चों ने लिखा था तो बेटा मैं इस बोर्ड पर यूज टू नहीं हूं, क्योंकि ऑफलाइन बैचेस में ये बोर्ड्स यूज नहीं होते हैं, दूसरे बोर्ड्स व्हाइट बोर्ड्स होते हैं। बट क्योंकि ये लॉकडाउन सिचुएशन में हमारी क्लासेस आ रही हैं तो आई ट्राई माय लेवल बेस्ट। अगर कहीं लिखने में कोई मिस्टेक हो जाता है तो प्लीज आप वर्ड्स पर फोकस करें, क्योंकि वर्ड्स में पक्की बात है बोलने में गलती नहीं हुई होगी, और अगर कहीं हो जाती है तो उसको पक्का मैं अगली क्लास में अमेंड कर दूंगा। गॉट इट माय पॉइंट? तो शुरू करते हैं हम लोग अपना टॉपिक। अब हमने अभी तक किया क्या क्या है। सबसे पहले अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के लिए बात कर लें तो कॉन्स्टिट्यूशन का एक तो हमने पूरा का पूरा देखा है मेकिंग। बेसिकली हमने देखा है कि वो कैसे बना, कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया, क्या क्या हुआ, कैसे कैसे आया। दूसरा हमने उसका देखा इंट्रो, बेसिकली उसका प्रियम्बल कैसे लिखा गया, प्रियम्बल से रिलेटेड क्या क्या डाउट्स हो सकते हैं, कैसे कैसे वो चीजें हुई थी और उन चीजों को कैसे संभाला गया, कौन कौन लोग उनमें इन्वॉल्व थे, कौन कौन से केसेस उनमें इंपॉर्टेंट थे। अब इसी में तीसरी बात जो आज की हमारी क्लास है वो आती है कि आपके पास जो पार्ट्स हैं, आर्टिकल्स हैं, शेड्यूल्स हैं या अदर वो फैक्चुअल नॉलेज जिसको हम लोग ध्यान दें कि एग्जाम में क्या ऐसा क्वेश्चन आ रहा है। तो अगर आप लास्ट 10 इयर्स देखें, लास्ट 10 साल का अगर आप पेपर देखें, 20 पेपर्स हो जाएंगे, तो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आया है, आर्टिकल्स से रिलेटेड भी आया है, शेड्यूल्स से रिलेटेड भी आया है, एंड अदर पोस्ट एंड एस्पेक्ट से लेकर भी आया है। तो मेरी कोशिश यही है कि वन बाय वन मैं आप लोगों को वो सारी चीजें कंप्लीट कराएं। तो आज का हमारा टॉपिक जो आता है, थोड़ा सा मैं इसको आपके लिए बड़ा कर देता हूं। जैसा बच्चों ने कहा था कि सर स्लाइड रेस्पेक्टिवली थोड़ी सी बड़ी कर दीजिएगा, जो कि आज मैंने पूरा ध्यान दिया है उस बात पर। सबसे पहला हमारे सामने आ रहा है शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर मैं इनिशियल फेज में देखूं तो हमारे पास 8 शेड्यूल थे, 4 शेड्यूल लेटर ऑन एड ऑन हुए और आज हमारे पास ये 12 शेड्यूल्स हैं। बच्चा इनको याद रख लेता है और कहानी खत्म हो जाती है। अच्छी किताबें जितनी भी हैं, चाहे उसमें आप कोई सी भी किताब ले लें, डीडी वासु हैं, लक्ष्मीकांत सर हैं, कोई सी भी पीएम बख्शी हैं, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन की किताब ले लें, वो सब एनसीईआरटीज बेस्ड है। मैं बार बार बोलता हूं, अगर आपकी एनसीईआरटीज पर कमांड है तो पेपर नहीं बाहर जाएगा। आई एम डैम श्योर, मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि एनसीईआरटी के बाहर क्वेश्चन नहीं गया।
वही ध्यान में रखते हुए यहां पर मैंने आपको कुछ समझाना चाहा है। जैसे जो फर्स्ट शेड्यूल है, जो पहला शेड्यूल है, वो बात क्या कर रहा है। तो अगर हम फर्स्ट शेड्यूल के लिए बात करें तो हमारे यहां नंबर ऑफ स्टेट्स की बात करता है, उन स्टेट्स की टेरिटोरियल इलाके की बात करता है, एरिया की बात करता है, उनकी गवर्नेंस की बात करता है। इसी तरह से सेम वे यूनियन टेरिटरीज की बात करता है। तो अगर आज हम बात करें कि टोटल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज जो कि यहां लिखा गया है, इनके लिए बात हो रही है, तो आज मेरे पास नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी हैं? क्वेश्चन आता है सीधा सीधा, क्यों जम्मू एंड कश्मीर तो हट गई है। तो आज मेरे पास 28 स्टेट्स हैं। एक मिनट रुकिएगा, जस्ट कंटिन्यू कर रहे हैं अभी। आज मेरे पास जो टोटल हैं वो 28 स्टेट्स हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि जी यूनियन टेरिटरीज की बात कर लेते हैं। तो भाई यूनियन टेरिटरीज अभी देखो क्या हुआ था, 7 थी, 2 बढ़ गई थी, J&K टूट के 2 बने, लेकिन दमन एंड दीव एंड दादर एंड नागर हवेली ये दोनों कंबाइंड हो गई। तो इसका मतलब ये वाली फिगर अब आ गई 6। एक सेकंड रुकिएगा, पेन थोड़ा सा नहीं चला, जस्ट अ मिनट। हाँ ठीक है, जो ये वाली फिगर थी ये रह गई 6 और जो ये वाली फिगर थी ये बनी 2। तो आज मेरे पास जो टोटल यूनियन टेरिटरीज हैं वो 8 हैं। तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी है? 28 हैं। मेरे पास टोटल नंबर ऑफ यूनियन टेरिटरीज कितनी है? 8 हैं। क्यों है? क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर 2 टूटी थी, तो यहां पर आप सभी को पता होगा कि एक तो J&K अलग बन गया था और एक लद्दाख एंड कारगिल, लद्दाख एंड कारगिल। मैं पेन दूसरा ले लेता हूं, दैट इज लद्दाख एंड कारगिल। तो इस तरीके से हमारा फर्स्ट शेड्यूल हमारे लिए बात करता है। तो अगर मैं इस पूरे लिखे हुए पार्ट को हटा दूं एक बार और फिर से हम ये चेक करें कि फर्स्ट शेड्यूल हमारे बारे में क्या बता रहा है, तो बेसिकली इंडिया का कंप्लीट एरिया डिवीजन के बारे में ये बात कर रहा है। आइदर वो स्टेट्स की फॉर्म में होगा या यूनियन टेरिटरीज की फॉर्म में होगा। यहां तक क्लियर हुई बात? आते हैं अगला सेकंड शेड्यूल हमारे बारे में क्या बात कर रहा है। अब इंडिया के अंदर अगर कोई भी पोस्ट है, कोई भी अंधा काम कर रहा है, तो उस पोस्ट पर उस पर्टिकुलर आदमी को क्या क्या पावर्स मिलेंगी, कितना एमोल्यूमेंट्स मिलेंगे, पैसा मिलेगा, क्या क्या फैसिलिटीज मिलेंगी, इसका किस किस पोस्ट पर क्या क्या होगा, वो सेकंड शेड्यूल में बताया गया है। तो अगर सेकंड शेड्यूल के लिए बात करें तो बेसिकली एक सिंपल सा वर्ड आता है पे, सैलरी, आमदनी, आय, जो मर्जी आप वो कह सकते हैं। यह बात आपके सेकंड के लिए होती है, जिसमें आप प्रेसिडेंट, गवर्नर, प्रेसिडेंट के लिए बात करें तो सेंटर गवर्नमेंट, दैट मींस हेड ऑफ इंडिया लिख सकते हैं, हेड ऑफ इंडिया। स्टेट बात करते हैं तो स्टेट के अंदर टॉप पोजीशन रखता है कौन? गवर्नर। स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, लोकसभा को दूसरे नाम से जाना जाता है, दैट इज हाउस ऑफ पीपल्स। ठीक, इसके बाद चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, तो राज्यसभा को नाम से जाना जाता है काउंसिल्स ऑफ स्टेट्स। ठीक है, अगली बात करते हैं, चेयरमैन होते कौन है राज्यसभा के, ये भी हम पढ़ चुके थे, बोरोड फीचर में हमने पढ़ा था, दैट इज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन जो होंगे वो वाइस प्रेसिडेंट होंगे, वीपी होंगे हमारे। आगे की बात करता हूं, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ स्टेट असेंबलीज
हर स्टेट भी अपनी असेंबली में रखेगा, लेजिस्लेटिव असेंबली है हर एक स्टेट के पास। चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ काउंसिल, यहां प्रॉब्लम है, हर काउंसिल, हर स्टेट के पास काउंसिल्स नहीं है। कुछ स्टेट्स ने अपना सेकंड चैम्बर बना के रखा है, कुछ स्टेट्स के पास सेकंड चैम्बर नहीं है। जब पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सिटीजनशिप एंड अदर्स पढ़ाऊंगा तो वहां पर इसका जिक्र आएगा, तब इसके लिए बात करेंगे कैसे सेकंड चैम्बर बन सकता है, कैसे हटेगा। अभी फिलहाल इतना रखते हैं कि ये हर स्टेट में अवेलेबल नहीं है। थोड़ा सा मार्कर बदल लें। अगली बात करते हैं जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। आगे अगर कहीं एससी लिखे देख रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट आएगा। एंड अदर कोर्ट्स, अदर कोर्ट में कौन है? सुप्रीम कोर्ट को फॉलोड करती हैं। अदर कोर्ट्स में हाई कोर्ट हो सकती है या आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो सकती है, इस तरह के नाम आएंगे। अगला कैग, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, CAG, ये काम क्या कर रहा है? ये काम कर रहा है एज एन चार्टर अकाउंटेंट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टोटल एक्सपेंस कितना था और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उस एक्सपेंस के अगेंस्ट में कितना कमाया, ओवरऑल खर्चा और ओवरऑल कितना आया, इसका पूरा लेखा जोखा जो रखता है वो कैग रखता है। तो ये जो सारे आदमी काम कर रहे हैं, जो बातें अभी बताई हैं, अब क्वेश्चन आके उठता है कि ये काम फ्री में कर रहे हैं क्या? तो नहीं भाई लोगों, ये सारे के सारे लोग जो अभी बताए हैं, इनसे रिलेटेड जितनी भी पैसे की बात है, अनाउंसेस की बात है, इनके प्रिविलेजेस की बात है, वो आपके सेकंड शेड्यूल में लिखी गई है। तो अभी तक हमने 2 शेड्यूल्स क्लियर करे हैं। फर्स्ट शेड्यूल हमारे देश के बारे में बताया गया है, टेरिटोरियल कहां कहां क्या डिवीजन है, यूनियन टेरिटरीज के बारे में बताया गया है, स्टेट्स के ज्यूरिसडिक्शन के बारे में बताया गया है, यूटी के बारे में बताया गया है। सेकंड शेड्यूल बताता है टोटल इमोल्यूमेंट्स, किस किस पोस्ट पर क्या क्या पैसा मिलेगा, क्या क्या पावर्स मिलेंगी, क्या क्या गवर्नमेंट फीचर्स देंगे, ये सारी की सारी कहानी सेकंड शेड्यूल में बताई गई है, जो कि हमने अभी पढ़ा है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे जैसे ही बढ़ते हैं तो तुरंत हमारे सामने हमारा अगला शेड्यूल आ जाता है। थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं, मैम एक बार चेक कर लीजिएगा कट तो नहीं रहा। ठीक है, यहां पर अगर बात करते हैं तो देखिएगा थर्ड शेड्यूल। हम थर्ड शेड्यूल के लिए बात कर रहे हैं, तो थर्ड शेड्यूल में थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, चलो ठीक है। थर्ड शेड्यूल के लिए बात कर रहे हैं, कट रहा है क्या? इसे ढीला कर लीजिए ना फिर। हो गया, चलो ठीक है। थर्ड शेड्यूल के लिए अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो इसमें बात हुई है ओथ एंड अफर्मेशन की। अब क्वेश्चन आया ओथ, इसे हिंदी में बोला जाता है शपथ। भाई कोई भी आएगा, मैं भारत का राष्ट्रपति, आए दिस, मैं मुख्यमंत्री, ये आपने देखा होगा अलग अलग लोग लेते रहते हैं अलग अलग समय पर शपथ, तो ओथ रिक्वायर्ड है। बट अगर कॉन्स्टिट्यूशन को आप ध्यान से देखें तो एक मजे की बात नहीं आती कि सबसे पहले देश का इंटीग्रेशन हमने पढ़ा, कैसे कैसे उसका क्या क्या बंटवारा हुआ, कौन कौन सी स्टेट बनी, कौन कौन सी यूनियन टेरिटरी बनी। फिर सबसे पहले बजाय उन्होंने शपथ लेने के लिए कि हम देश के लिए काम करेंगे, पहली बात क्या कही गई है कॉन्स्टिट्यूशन में कि भाई किस पोस्ट पे क्या पैसा मिलेगा। तो याद रखने के लिए बहुत आसान है कि पहले बात करी गई है किस इमोल्यूमेंट पर हम लोग काम कर रहे हैं, फिर बात करी गई है कि हमें क्या ओथ लेनी है। तो उसमें फिर से वही सारे डिपार्टमेंट आ जाएंगे जो रेगुलरली ओथ लेंगे, चाहे वो यूनियन मिनिस्टर्स हों, चाहे वो कैंडिडेट जो भी इलेक्शन ऑफ पार्लियामेंट लड़ रहा हो, जिसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट MP कहेंगे, चाहे वो लोकसभा का हो या वो राज्यसभा का हो। आगे आएगा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कैंडिडेट इलेक्शन वाला भी लेगा और ये भी लेगा। इसमें एक और चीज आती है, एक आता है शपथ पत्र, शपथ पत्र एफिडेविट, वो भी दिया जाता है इलेक्शन से पहले कि मैं ये बता रहा हूं मेरे पास इतनी गाड़ी है, इतने मेरे ऊपर केस हैं, इतनी तरह से मैंने यहां गलत काम करे थे या मैंने गलत काम नहीं करे। जैसे कि एक इसमें मजाक वाली बात है कि बहुत सारे पॉलिटिशियंस ये लिखते हैं कि 8th फेल
सर्टिफिकेट में देते हैं वो अपने, वो ये लिख दें 7th पास, बट उन्हें बताना होता है कि मैं 8th में गया और फेल हो गया। समझ रहे हैं आप बात? एफिडेविट दिया जाता है, वो भी यहां पर रिक्वायर्ड है। देन अगला आता है जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये हम पढ़ चुके हैं। कंप्ट्रोलर, ऑडिटर जनरल मैंने अभी बताया। मिनिस्टर्स, कैंडिडेट एंड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर एंड हाई कोर्ट के जजेस। अब समझिए जो भी गवर्नमेंट पोस्ट है, चाहे वो स्टेट लेवल पर है चाहे वो सेंट्रल लेवल पर है, उसे ओथ लेनी ही पड़ेगी। ये मैंडेटरी एस्पेक्ट है इसके अंदर। चलें आगे। जैसे इसमें अगला पार्ट पढ़ते हैं तो अगला पार्ट आता है हमारा 4th शेड्यूल। 4th शेड्यूल क्या कह रहा है हम लोगों को? चलो ये वाला कलर ले लेते हैं अब की बार। क्या कि भाई आपने, अगर अभी तक हम ध्यान से देखें तो देश का इंटीग्रेशन हो गया है। दूसरी बात हम लोग देखें तो हमने वहां पेमेंट की बात कर ली है, अफर्मेशन पावर्स की बात कर ली है, तीसरे में हमने बात कर लिया ओथ की। अब चौथी बात क्या हो रही है कि भाई ये तो बताओ कि कितनी सीट्स हम किस किस के लिए कहां कहां ले पाएंगे। जैसे एक फैमिली आई आपकी, कोई एक परिवार आया, इस परिवार का अगले आए 5 बंदे, ठीक, X Y Z A B। अब इन्हें कहां कहां से इलेक्शन लड़वाना है या इन्हें कैसे राजनीति में लाना है, उसके लिए सीट्स तो चाहिए होंगी ना। अब वो 2 तरीके हैं। पहला तरीका क्या, या तो वो इलेक्शन लड़कर आए, चुनाव लड़कर आए, या वो नॉमिनेट होकर आए। नॉमिनेट होकर आए, 2 ही तरीके हैं, तीसरा तो है नहीं। तो यहां क्लियर है, इससे याद रखने के तरीके हैं बेटा। ये नहीं कि जो मैं ये बोल रहा हूं ये याद रखना है, इससे ये याद रहेगा कि हुआ क्या है। हुआ ये कि अलोटेशन ऑफ सीट्स राज्यसभा टू द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, किस किस स्टेट से कितनी कितनी राज्यसभा की सीट आएंगी, उनका बंटवारा कैसे होगा। भाई जिसकी उस स्टेट में गवर्नमेंट होगी, जितने नंबर ऑफ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एमएलएज होंगे, उसी रेस्पेक्ट में उसको कोटा मिलेगा, वो अपने बंदों को वहां भेज देगा। एग्जाम्पल, आप जया बच्चन साहब का, मैडम का एग्जाम्पल ले सकते हैं, रेखा का एग्जाम्पल ले सकते हैं, इसके अलावा सचिन तेंदुलकर का एग्जाम्पल ले सकते हैं। इन्होंने कौन सा इलेक्शन लड़ा? और एग्जाम्पल्स दे सकते हैं जहां जहां कुछ बड़े लीडर्स, जैसे स्मृति ईरानी अपना पहला इलेक्शन हार गई थी अमेठी से, तो चेक करिए वो तो मिनिस्टर बनी थी, तो उन्हें राज्यसभा से भेजा गया था। जैसे हम मेरठ से आते हैं तो यहां पर भी एक बड़ा अच्छा सा था, या मेयर का इलेक्शन हुआ, वो कैंडिडेट मेयर का इलेक्शन हार गए, अगर वो जीत जाते तो माइट भी वो केवल मेयर ही बनते, बट वो मेयर का इलेक्शन हार गए, बट बीजेपी ने उन्हें राज्यसभा भेज दिया क्योंकि यूपी में इनकी गवर्नमेंट थी, इनके पास वो कोटे की सीट थी। इसका मतलब अपने मेंबर्स को राज्यसभा तक भेजने का ये 4th शेड्यूल में सारा पार्ट लिखा गया है। तो अगर इसको अब ध्यान से देख लें तो हमारे 3rd शेड्यूल में लिखा गया था कि भाई वो ओथ कैसे लेंगे, शपथ कैसे लेंगे, शपथ पत्र एफिडेविट कैसे देंगे, और 4th में लिखा था रिजर्व सीट्स, बेसिकली किस स्टेट से कितनी आएंगी और वहां की गवर्नमेंट अपने बंदों को भेजेगी। कोई ऐसा तो नहीं है कि कल कोई आके मुझसे कहने लगे चलो मयंक पाराशर जी आपको राज्यसभा भेजा जा रहा है। नो, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं हूं तो मुझे कैसे भेजेंगे वो। गॉट इट माय पॉइंट। अगली बात करते हैं 5th शेड्यूल। 5वां शेड्यूल जो आता है वो पूरा पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, जो मैंने यहां लिखा है, शेड्यूल्ड एरिया एंड शेड्यूल्ड ट्राइब को कंट्रोल करने के लिए बना है। दैट मीन्स अगर मैं ध्यान से देखूं तो एक बिल्कुल सिंपल सी बात है जो कि हमारी सोसाइटी में यूजुअली मिल जाती है कि एक चुनाव में नेताजी आए, उन नेताजी के वादे देखो क्या होते हैं। पहला, हम देश की सुरक्षा की बात करेंगे तो पहला शेड्यूल हमारा देश हो गया, राज्य हो गए, यूनियन टेरिटरी हो गई। दूसरा आता है हम आएंगे तो इतने पैसे से इतना करेंगे, दैट मीन्स दूसरा शेड्यूल आ गया कि हमारे पास अमाउंट आ रहा है। थर्ड, हम शपथ लेते हैं कि हम ये करेंगे, ऑथ एंड अफर्मेशन की बात हुई। 4th शेड्यूल में इनडायरेक्टली अपने अपने बंदों को, अपने सेलेक्टिव बंदों को, अपने रिलेटिव्स को, नॉन रिलेटिव्स को अलग अलग जगह डिपोर्ट कर दिया गया।
एंड फिफ्थ शेड्यूल में सिंपल सी बात करी गई कि इलेक्शन लड़ा किस पर जाएगा, इलेक्शन लड़ा जाएगा कि कौन पिछड़ा है, कौन अगड़ा है, किसके लिए हमने क्या काम किया, कैसे हम उन्हें कंट्रोल करेंगे। तो अगर ध्यान से देखें तो एक तो नेताजी के कैरेक्टर चल रहे हैं, बट ये केवल याद रखने के लिए है बेटा ये बात। इससे कोई ये नहीं समझिएगा कि शेड्यूल में क्या पढ़ाने लगे सर, आज वैसे ही फॉर्मेट में पढ़ा रहा हूं जैसे कि मैं अपनी क्लासेस में पढ़ाता हूं, मजे से पढ़ाता हूं, समझा के पढ़ाता हूं। आगे के लिए बात करते हैं। तो अभी तक हमने 5 पढ़े, फटाफट रिपीट कर लेते हैं। इंडिया की बात कर रहे हैं, इंडिया के स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी की बात हुई। दूसरे में बात करी हमने पे एंड सैलरीज की। तीसरे में बात करी ओथ की। चौथे में हमने बात कर ली रिजर्व सीट्स की। और पांचवें में बात कर ली हमने कंट्रोल शेड्यूल ट्राइब शेड्यूल एरिया के बारे में, या उन्हें एडमिनिस्ट्रेट कैसे करेंगे। आगे के लिए बढ़ जाते हैं थोड़ा सा। जैसे ही आगे के लिए हम लोग बढ़ते हैं तो आपके सामने स्लाइड का साइज भी बढ़ गया होगा, देखिएगा आप। 6th शेड्यूल जो आता है क्या शानदार चीज लेकर आता है कि जो नॉर्थ ईस्ट है आपका, 7 स्टेट्स हैं वहां पर, इन 7 स्टेट्स में से अगर हम आसाम, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय इनके लिए बात कर रहे हैं, क्या एडमिनिस्ट्रेशन ले रहे हैं, ट्राइबल एरिया ले रहे हैं, तो इनडायरेक्टली हम ये भी तो बोल सकते हैं कि हमने 3 स्टेट्स छोड़ दी। कौन कौन सी? अरुणाचल प्रदेश छोड़ दी, पहली बात। नागालैंड छोड़ दी, दूसरी बात। तीसरी हमारे पास कौन सी आ गई? दैट इज मणिपुर छोड़ दी। तो ये 3 स्टेट्स को छोड़कर नॉर्थ ईस्ट में जो भी एडमिनिस्ट्रेशन की बात है वो पूरा का पूरा हमारे 6th शेड्यूल में बताया गया है। आगे के लिए बात करते हैं इसी में। जैसे ही हम लोग आगे के लिए बढ़ते हैं तो अगला हमारे सामने खड़ा होता है हमारा 7th शेड्यूल। ये सबसे प्यारा शेड्यूल है, इसको मुझे डिस्कस करने में बहुत मजा आता है। क्यों भैया? डिवीजन ऑफ पावर है, इसी के लिए तो लड़ाई है। किसके पास क्या पावर आएंगी? सेंटर, स्टेट और कॉन्करेंट। अगर मैं आप लोगों को बताऊं ये 97 सब्जेक्ट्स हैं, 62 हैं, 52 हैं, तो ये 100 हैं टोटल। बट उनमें से कुछ सब्जेक्ट जो हैं अभी वो एप्लीकेबल नहीं है या वो हटा दिए गए हैं। तो एट प्रेजेंट कितने हैं? दैट इज 97। कुछ बुक्स यहां पर 65 या 66 भी देती हैं। तो स्टेट सब्जेक्ट्स कभी भी फिक्स नहीं रहते। सेंटर गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग रेजिडुअल पावर्स को यूज करते हुए कभी पावर्स कम या ज्यादा कर सकती है। तो जो अभी तक अपडेट है ऑथेंटिक बुक्स में वहां 62 ही लिखा है। एंड लास्ट आता है कि जी ये कॉन्करेंट क्या है? तो कुछ भी मत कर भाई, आप सारे लोग यूनियन को और चलिए हम लोग आगे के लिए शुरू करते हैं। 8th शेड्यूल अब हमारे सामने आता है। अब क्वेश्चन आता है जी 8th शेड्यूल क्या है? 8th शेड्यूल के लिए अगर हम लोग बात करते हैं तो ये सबसे प्यारा सा लगता है हमेशा मुझे देखने में। क्यों? इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका हमें शायद पहले पता नहीं होता, बट अगर आप एनसीईआरटीज पढ़ो तो आपको क्लियर मिलेंगी उसमें चीजें लिखी हुई। जैसे मैं आपको कुछ चीजें समझाता हूं। यहां पर देखो 8th शेड्यूल में जब हम आते हैं तो ये हमारी लैंग्वेजेस है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नेशनल लैंग्वेजेस करके कोई टर्म यूज नहीं हुई है। वहां टर्म यूज होती है लैंग्वेज रिकॉग्नाइज्ड। दैट मींस कॉन्स्टिट्यूशन ने किन किन लैंग्वेजेस को रिकॉग्नाइज किया है। अगर हम बात करें जिस समय देश आजाद हुआ था उस समय 14 लैंग्वेजेस थी, आज ये बढ़ के कितनी हो गई हैं? 22। ये याद रखने वाली बात है। इनके नाम के लिए बात करें तो ये तो लगभग सब लोगों को पता होता है आप लोगों को। जिसमें इंपॉर्टेंट बात समझाता हूं। देखो इसमें कहीं इंग्लिश नहीं आ रही, कहीं पर भी इंग्लिश नहीं है, लेकिन इसके बावजूद इंग्लिश इंडिया में एक रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज नहीं होने के बावजूद भी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ना लिखे होने के बावजूद भी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को जो लिखा गया था वो इंग्लिश में ही लिखा गया था। हमारी सुप्रीम कोर्ट, अगर मैं इंग्लिश के लिए बात करूं तो हमारी सुप्रीम कोर्ट आज भी इंग्लिश में ही डिसीजन देती है, जबकि इंग्लिश हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज नहीं है।
बट इसको ये बात बोल सकते हैं हम सारे के सारे लोग कि इंग्लिश इंडिया में जब हम इस इंग्लिश के लिए बात कर रहे हैं, इज अ वर्किंग लैंग्वेज, हमारे काम करने को। अब देखिए, नॉर्थ में कोई जम्मू एंड कश्मीर से है और साउथ में कोई तमिलनाडु से है, तो तमिलनाडु वाले को तमिल आती है और नॉर्थ जम्मू एंड कश्मीर वालों को अपनी आती है लैंग्वेज। बोडो हो सकती है, कश्मीरी हो सकती है, वो डिपेंड करता है वो किस इलाके से है जम्मू एंड कश्मीर में। अब इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो यहां फंसेगा, देखो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। कैसे? वो कहीं का भी हो सकता है, लेकिन एक तमिल वाला अगर गुजराती से किसी से बात करेगा तो कैसे करेगा? उसे गुजराती नहीं आती, उसे तमिल नहीं आती, तो उनको कनेक्ट जो लैंग्वेज करती है वो इंग्लिश करती है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 22 लैंग्वेजेस हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया को कनेक्ट करने का, वर्किंग करने का काम इंग्लिश करती है। बाकी लैंग्वेजेस हमारे यहां ऐसे कंसीडर हैं जैसे रीजनल लैंग्वेजेस हैं। बाकी कुछ बुक्स में लिखा होता है आर नेशनल लैंग्वेज इज हिंदी, तो भाई कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज हिंदी है, बिल्कुल सही बात है। संस्कृत भी है इस तरह से, तो देखो यहीं कहीं लिखा था मैंने, दैट इज संस्कृत, ये रहा हिंदी के नीचे लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये 22 लैंग्वेजेस हैं। अब कैसे कैसे आई? जैसे सिंधी के लिए बात कर लेते हैं तो 21st अमेंडमेंट एक्ट से 1976 में, कोंकण मणिपुरी नेपाली में बात करते हैं तो 71st अमेंडमेंट एक्ट 1992 से, एंड 92nd अमेंडमेंट एक्ट 2003 से बोडो, डोगरी, मैथिली, सैंथली। ये कई सारी बुकों में सेम लिखा होता है, किसी एक पब्लिकेशन नहीं, बहुत सारी बुक्स में सेम लिखा है, क्योंकि ये फैक्ट है, सभी ने ऐसे ही लिखा है इसको। तो मैंने यहां इसीलिए ये डाला कि आपको ये याद रहे कि कब कब कौन सी लैंग्वेज कैसे गई। तो अगर हम लोग फिर से रिवाइज कर लें, जो कि मेरी तरीका है याद कराते हुए चलना, पहला स्टेट्स की टेरिटरी की बात, दूसरा सैलरी की बात, तीसरी हमने बात किसकी करी बच्चों? ऑथ की, फोर्थ में बात कर लें सीट्स की, फिफ्थ में बात कर लें तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब एंड एरियाज की, इसके बाद 7th शेड्यूल में बात कर लें तो हमने बात करी थी नॉर्थ, 7th शेड्यूल में हमने बात करी थी नॉर्थ ईस्ट, सॉरी 6th आएगा ना 5th के बाद, तो हाँ 6th में नॉर्थ ईस्ट की, और 7th शेड्यूल में बात करी थी हमने पावर्स की, और अब 8th में हमने बात कर ली लैंग्वेजेस की। चलिए आगे के लिए बढ़ते हैं। अगला जैसे हम लोग पहुंचते हैं, तो क्योंकि हमने पढ़ा था कि ओरिजिनली तो हमारे पास कितने थे? ओरिजिनली हमारे पास टोटल थे 8 शेड्यूल्स, लेकिन हमने पढ़ा था कि 4 शेड्यूल लेटर ऑन एड ऑन हुए थे। तो एड ऑन कौन कौन से हुए? जिसमें 9th शेड्यूल के अंदर राइट टू प्रॉपर्टी आया था, बट आज ये फंडामेंटल राइट नहीं है, इसे अबॉलिश कर दिया गया है। डिटेल स्ट्रक्चर इसका फंडामेंटल राइट्स में पढ़ेंगे, एफआर्स में पढ़ेंगे। अगला आता है 10th शेड्यूल। 10th शेड्यूल है एंटी डिफेक्शन लॉ, क्या बोलते हैं इसे? दल बदल निरोधक या कुछ ऐसा ही है। कोई एक नेता दूसरे पार्टी में इलेक्शन के बाद बहुत ज्यादा उनका खरीद फरोख्त ना हो पाए, उसे रोकने के लिए पूरी तरह से 10th शेड्यूल की बात की गई थी। आगे के लिए बात कर लेते हैं, तो आता है आपका 11th शेड्यूल। 11th शेड्यूल क्या है? पंचायती राज सिस्टम है। अगर इसे हिस्ट्री से जोड़ें तो चोल जो आपके यहां पर आते हैं, उनके यहां से पंचायती राज सिस्टम, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एक्ट लिया गया है हमारे इंडिया का। 29 पावर पंचायत को इसमें दी गई है, जिसमें हर पंचायत अपने स्पेसिफिक पावर्स का यूज करते हुए कुछ कुछ टैक्सेस भी ले सकती है। जैसे आपने देखा होगा छोटे छोटे गांवों में, कस्बों में मेले लगते हैं, छोटे छोटे मार्केट्स लगते हैं, तो उनमें देखा होगा दुकान वालों के पास कोई पर्चा लेकर आता है या कोई चिट लेकर आता है और उसको रिसिप्ट काटता है 10 रुपए 5 रुपए की, तो वो बेसिकली कंट्रोल उस जगह की नगर पंचायत कर रही होती है। इस तरह के इनके पास 73rd अमेंडमेंट के अंडर जब ये आया था तो 29 सब्जेक्ट्स दिए गए थे।
इसमें एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यह है कि पंचायती राज सिस्टम इंडिया में अगर बात करें तो बलवंत राय मेहता ने 3 टियर बनाया था, जबकि अशोक मेहता ने इसे 2 टियर कर दिया था। एक क्वेश्चन और आता है यहीं पर पंचायती राज से कि पंचायती राज सिस्टम में पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन कब से शुरू हुआ, तो वो अशोक मेहता के टाइम से हुआ था। अशोक मेहता कमेटी के रिकमेंडेशंस के बाद ही पॉलिटिकल पार्टीज ने उसमें पार्टिसिपेशन शुरू किया था। अगला आ जाता है हमारा, दैट इज 12th शेड्यूल, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस, जिन्हें हम नगर निगम के नाम से भी बोल सकते हैं। 18 मैटर टोटल इसके अंदर दिए गए हैं। 74th अमेंडमेंट एक्ट 1993 से इसको जोड़ा गया था। तो अगर अब हम लोग बात करें तो देखिए बच्चे, हमने सारे के सारे शेड्यूल्स करे। हमने कितने करे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। पहले में हमने बात कर ली है इंडिया, एक सेकेंड, इंडिया, उसकी आपकी एरिया डिवीजन बेसिकली, जिसमें हमारे पास स्टेट्स हैं एंड उसकी यूटीज हैं। पेन को बदल दो तुरंत। सेकंड में हम बात करेंगे, हमने पैसे से रिलेटेड बात करी। तीसरे में बात कर ले ऑथ से रिलेटेड बात करी। चौथे में बात करें तो सीट से रिलेटेड बात करी। पांचवें में बात करें तो शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब्स के एडमिनिस्ट्रेशन की बात करी। आगे के लिए बात कर लेते हैं तुरंत ही, तो हमारे सामने 6th शेड्यूल आ जाता है। जब हम SC ST के बाद आगे के लिए बढ़ते हैं तो हमारे पास कौन सा आया था बच्चे? हाँ अभी ले रहे मैम, हमारे पास कौन सा आया था? हमारे पास आया था नॉर्थ ईस्ट का। तो नॉर्थ ईस्ट की 3 स्टेट्स को छोड़ के बाकी सबका एडमिनिस्ट्रेशन। 7 में हमारी पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन आ गया। 8th में हमारी लैंग्वेजेस आ गई। 9th 10th ये आपका राइट टू प्रॉपर्टी हो गया एंड ये आपका एंटी डिफेक्शन लॉ हो गया। और यहां आपकी पंचायती राज आ गया और यहां पर आपका म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आ गया। इस तरह से ये 12 शेड्यूल की डिफरेंट पार्ट्स, जिनको हमने यहां पर अपना अभी पूरा किया है। तो आप इसको एक बार ध्यान से देख लीजिए कि हम लोगों ने अभी तक क्या क्या कर लिया है। हैव अ लुक। मैं दोबारा से इसको क्लियर कर दे रहा हूं और एक बार आपको पूरा दिखा देता हूं, ठीक है। हमने जो आज किया वो यहां से शुरू किया था, दैट इज पहले हमने 2 शेड्यूल किए, फिर हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़े, फिर हमने अगले शेड्यूल्स करे 5 तक, फिर हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़े, देन हमने 6th एंड 7th शेड्यूल किया, फिर थोड़ा सा आगे बढ़े, हमने आगे 8th शेड्यूल, 9th शेड्यूल, 10th 11th 12th, इस तरीके से हमने सारे शेड्यूल्स को आज अपने यहां पर कंप्लीट किया है। अब अगर मैं इसी में आगे के लिए बढ़ जाता हूं तो इसी लेक्चर को जब आगे के लिए देखते हैं तो इसे 2 तरीके से देखो बहुत प्यार से समझा जा सकता है। कैसे? जब हम आगे के लिए बढ़ रहे हैं तो अगली कहानी शुरू होती है कि कॉन्स्टिट्यूशन में तो भाई हम लोगों ने अपने आर्टिकल्स के लिए बात की थी, यस और नो। हमने कहा था ना कि हमारे पास क्या थे, 8 के शेड्यूल 12 हो गए थे, पढ़ लिए हैं। और हमारे पास पार्ट्स कितने थे? हमने बात करी थी, पार्ट्स हमारे पास थे 22 और उस समय पर 395 आर्टिकल्स थे, जो कि अब 465 एंड अबाउ के करीब जा रहे हैं, ठीक है। तो उनके डिविजन्स कैसे कैसे हैं, अगर हमें ये टेबल थोड़ा बहुत भी समझ में आ जाता है तो उससे सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जब आने वाले समय में हम आगे की क्लासेस करेंगे तो हम पार्ट वाइज चलेंगे कि पार्ट 1 में क्या था, कौन कौन से आर्टिकल आ गए, पार्ट 2 में क्या था, कौन कौन से आ गए। तो इसको एक नजर लेने की जरूरत होती है कि किस पार्ट में हमारी किस बारे में बात की गई है और कहां से क्वेश्चंस उठ रहे हैं। यही वो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं जिसके बाद आपका किसी भी हालात में क्वेश्चन छूट नहीं सकता। अगर हम फर्स्ट पार्ट की बात करें तो अगेन इंडिया एंड इट्स टेरिटरी, आर्टिकल 1 to 4, जो नेक्स्ट क्लास का हमारा टॉपिक होगा। देन पार्ट 2 में बात कर लेते हैं सिटीजनशिप,
आर्टिकल 5 से लेके 11 तक आ जाती है। देन फंडामेंटल राइट सभी लोगों को पता होते हैं, एनसीईआरटीज में पूरी तरह से दिए गए हैं, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक होते हैं, इनको भी डिटेल में करेंगे। देन डीपीएसपी आ जाता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, आर्टिकल 36 से 51। फंडामेंटल ड्यूटीज के लिए बात कर लें, आर्टिकल 51 लेटर ऑन जोड़ी गई थी। यूनियन में बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके आर्टिकल्स जो हमारे पास आते हैं वो 151 तक आते हैं, बट इन्हें चैप्टर वाइज अगर निकाला जाए तो एग्जीक्यूटिव जो बेसिकली फंक्शनिंग है, जिन्हें हम कह सकते हैं what we can say एग्जीक्यूटिव, फंक्शनर, प्लानर, what we can say और कोई अच्छा वर्ड, गवर्नमेंट ऑफिसर्स, हाई गवर्नमेंट ऑफिसर्स या हाई गवर्नमेंट ऑफिसेज जिन पर काम हो रहा है, वो आर्टिकल 52 से 78 के बीच में है। पार्लियामेंट के लिए बात कर सकते हैं तो पूरे पार्लियामेंट में कौन सी जगह कहां क्या क्या हो रहा है वो 79 से 122 तक आता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट आता है, इसको मैं अलग पेन से कर देता हूं क्योंकि इस पर बेस्ड कई बार क्वेश्चन आ चुका है एनडीए में। क्या ये प्रेसिडेंट की लेजिस्लेटिव पावर है, आर्टिकल 123। प्रेसिडेंट की लेजिस्लेटिव पावर क्या, इसे ऑर्डिनेंस बिल कहते हैं बेटा। अगर गवर्नमेंट कभी कोई फंस जाती है और वो चीजें नहीं कर पा रही है एकदम से, तो तुरंत प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस लेकर आया जाता है और प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस से वो चीज पास करा दी जाती है। इसकी शर्त क्या है, विद इन 6 मंथ ये पार्लियामेंट से पास हो जाना चाहिए। तो वो तो लेटर ऑन करा देंगे ना, पहले तो 6 महीने का स्कोप तो मिल गया ना गवर्नमेंट को। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा ब्रह्मास्त्र की तरह काम करता है जिसको हम ऑर्डिनेंस बिल कहते हैं। ऐसा ही स्टेट में भी होगा। आगे बात कर लेते हैं इसी में, तो इसी में हमारे पास अगला आ जाता है, दैट इज चैप्टर 4 जिसमें यूनियन जुडिशरी है। अब यूनियन जुडिशरी का मतलब क्या है भैया, भैया सुप्रीम कोर्ट यूनियन जुडिशरी में आती है। स्टेट हाई कोर्ट्स जो हैं वो स्टेट जुडिशरी का पार्ट है। कभी आपने ऐसा सुना है कि सुप्रीम कोर्ट महाराष्ट्र के लिए ही काम करती है? नहीं सुना होगा। लेकिन क्या आपने ये कई बार नहीं सुना कि मुंबई हाई कोर्ट केवल महाराष्ट्र में ही काम करती है? सुना होगा। तो ये बेसिक यहां पर आता है। अगला आ जाता है चैप्टर 5, तो ये अभी डिस्कस कर ही चुके थे, कैग जिसे हमने सीए ऑफ गवर्नमेंट बोला था। आर्टिकल 148 से 151 तक जाते हैं। ये याद रखने वाली चीज है, इसको मैं क्लियर कर देता हूं, क्यों, ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर कैसे भी नोट्स को लेकर इन्हें याद रखें, जरूरी है। अगली बात कर लेते हैं, तो अगला पार्ट हमारे पास आता है स्टेट्स। अब आ गए हम अपनी स्टेट्स के पास, तो 152 टू 237 हमारे पास आर्टिकल्स आते हैं इसके। अगर हम इन आर्टिकल्स के लिए बात करें तो इन आर्टिकल्स में सबसे अच्छी बात, पहला जर्नल में क्या नॉर्मल बातें लिखी गई हैं, कैसे स्टेट फंक्शनिंग होंगी, डेफिनेशंस क्या होंगी, कैसे काम होगा, एग्जीक्यूटिव कैसे काम करेंगे 153 से 167, स्टेट लेजिस्लेचर कैसे काम करेगा, एमएलएस कैसे काम करेंगे, उनकी फंक्शनिंग क्या है। अब देखो मैंने अभी पीछे भी आपको बताया था ऑर्डिनेंस, ऐसे ही स्टेट गवर्नमेंट के पास भी अपना ऑर्डिनेंस है, वो आर्टिकल 213 है। दैट मीन सेंटर के अंदर वो आर्टिकल कौन सा है 123, स्टेट के अंदर कौन सा है 213। फॉर्मूला याद रख लो 123 213। स्टेट के पास 2 पहले आता है, सेंटर के पास 1 पहले आता है, 3 अपनी पोजीशन पे। आगे बात करते हैं, हाई कोर्ट्स के लिए बात कर लें तो हमारे पास आर्टिकल्स मिल गए क्योंकि सेंटर के हम पढ़ ही चुके हैं। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के लिए बात कर लिए तो फिर आर्टिकल्स हमारे क्लियर हो जाते हैं। अब आगे की बात शुरू होती है, लेकिन ध्यान से पढ़ो, रिपील्ड, इसे हटा दिया गया है। अगला यूनियन टेरिटरीज की बात होती है, बिल्कुल सही है, 239 से लेकर 243 तक होता है। पंचायती राज सिस्टम जिसका अभी हमने बात करी थी 243 से शुरू है और 243 के सेक्शन ए से लेकर ओ तक के सारे सेक्शन हमारी पंचायतों के पास हैं। आगे बढ़ते हैं, म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस, तो अगेन 243 के पी से शुरू होकर 243 के जेड जी तक के लिए बात करते हैं, तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस के आर्टिकल हमारे पास अवेलेबल हैं।
आगे के लिए बढ़ जाता हूं, थोड़ा सा आपके लिए बड़ा कर दें इसे जरूर, ताकि विजिबिलिटी क्लियर रहे। आगे के लिए बात जैसे ही हम लोग शुरू करते हैं तो हमारे पास आ जाता है शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड एरियाज के बाद, तो हमारे पास 244 से लेके 244A ये आर्टिकल अवेलेबल है। अगला आ जाता है रिलेशन की बात कर लें या चैप्टर वाइज बात कर लें, लेजिस्लेटिव रिलेशन या एडमिनिस्ट्रेटिव। तो मैंने याद करो अभी कहा था ना कि अगर वो पावर्स हमें याद हो, कौन सी, यूनियन लिस्ट की पावर, स्टेट लिस्ट की पावर, कॉन्करेंट लिस्ट की पावर, तो हमें ये पता होगा कि लेजिस्लेटिव रिलेशंस कब कौन सी जगह किसके आपस में बनेंगे किसके नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन कैसे बनेंगे। यानी वैसे तो हम इन आर्टिकल्स में उनको पढ़ेंगे ही, बट वो वहां भी पढ़ लें तो डबल हमारा प्रिपरेशन हो जाता है। फाइनेंस, प्रॉपर्टीज एंड उनसे रिलेटेड आर्टिकल्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले फाइनेंस आता है, फिर बोरोइंग, प्रॉपर्टी एंड उसकी ऑब्लिगेशंस वगैरह जो भी हैं वो सब इन आर्टिकल्स की सीरीज में पूरा होती हैं। एंड इसी में थोड़ा सा अगर मैं ऊपर की तरफ कर दूं आपका, तो यहीं पर आ जाता है चैप्टर राइट टू प्रॉपर्टी। ये 300A में था, जो कि फंडामेंटल राइट नहीं है बट कॉन्स्टिट्यूशन में है। राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट में नहीं है अब, बट कॉन्स्टिट्यूशन में स्टिल है। आगे के लिए बात करते हैं हम कैसे कैसे कहां क्या बिजनेस कर पाएंगे, क्या प्रोसीजर्स हैं उसके, वो पूरा का पूरा हमने 301 से 307 लिया है। तो इस तरीके से हम 307 तक आते हैं। अगले में बढ़ते हैं। जैसे ही अगले शेड्यूल की तरफ हम लोग जाते हैं तो हमारे सामने कुछ चीजें क्लियर होती हैं। सर्विसेज कौन कराएगा, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट कराएगी या स्टेट गवर्नमेंट कराएगी। आर्टिकल 308 से 323 3 बार क्वेश्चन मैंने अपने टेन्योर में देखा है यहां से आते हुए। क्या सर्विसेज के आर्टिकल 308 से 314 हैं, लेकिन पब्लिक सर्विस कमीशन, फिर बोल रहा हूं, पब्लिक सर्विस कमीशन के आर्टिकल 315 से 323 तक हैं। ये याद रखने वाली बात है, ये कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि पब्लिक सर्विस कमीशन के आर्टिकल क्या हैं और सर्विस, तो इसे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ट्रिब्यूनल को छोड़ देते हैं क्योंकि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे जैसे आएगा सामने वैसे पढ़ेंगे। इलेक्शंस की बात करें तो ज्यादातर इलेक्शन कमिश्नर कैसे काम करेगा वो पूरा यहां लिखा हुआ है। इसके बाद आगे के लिए बात कर लेते हैं तो स्पेशल प्रोविजंस हैं शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लिए, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए और एंग्लो इंडियंस के लिए। अभी एक और है अच्छी बात, 2 एंग्लो इंडियन लोकसभा के अंदर चुनकर जाते थे, सबको पता है, लेकिन वो भी हटा दिए गए हैं। जब लोकसभा पढ़ेंगे तो बताऊंगा उनके बारे में भी। अगला आता है ऑफिशियल लैंग्वेजेस, अभी हम लोग पढ़ के आए हैं। लैंग्वेजेस यूनियन की, रीजनल लैंग्वेजेस क्या है अभी जस्ट पढ़ के आए हैं, स्पेशल डायरेक्टिव्स क्या है। तो इस तरीके से ये हमारे वो पार्ट है जो रेगुलर वे में हमारे सामने होते हैं। इमरजेंसी प्रोविंस हमारी 352 से 360 है। क्या सर सारे आर्टिकल हैं? नहीं, 352 है, 356 है और 360 है। नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी। एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा पानी पी लें। आगे के लिए बात करते हैं अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आर्टिकल 368 याद करो, हम पहले भी पढ़ के आए हैं, बोरोइंग फीचर में बताया था मैंने। टेम्परेरी पावर प्रोविजंस जो आते हैं वो 369 से 92 हैं। और लास्ट में अगर बात कर लें तो अथेंटिव टैक्स हिंदी या इंग्लिश में कैसे आएगा वो हमारे पास यहां 393 से 395 में। तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो टोटल हमारे पास हमारे आज शेड्यूल्स हुए, टोटल कितने आर्टिकल्स हमारे लिए काम करते हैं ये हमने पूरा बताया। तो अगर इसी में हम लोग आगे बढ़े तो हमारे पास करने को अभी इसमें बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं। जैसे अगर मैं अपनी क्लासेस के लिए बात करें तो यहां पर पावर्स का डिस्कशन होना बहुत जरूरी है। यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट, किसमें कौन कौन सी पावर है। सेम वे यहीं पर एंटी डिफेक्शन लॉ अगर डिस्कस हो जाए तो बहुत आसानी से बंदे को याद हो जाएगा कि शेड्यूल में था क्या था, इसके अंदर कहानी खत्म। सेम वे अगर पंचायती राज सिस्टम यहीं पर समझा दिया जाए तो बच्चे को क्लियर हो जाएगा 11 शेड्यूल में पंचायती राज सिस्टम था सर, कहानी खत्म हो गई। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि अगली वीडियो में जब हम लोग आए तो
इसी कॉन्टिन्यूटी को बरकरार रखते हुए आगे की तरफ बढ़े, ताकि उन चीजों पर काम किया जा सके जो चीजें यहीं के टॉपिक से रिलेटेड हैं, और वन बाय वन वो हमारी खत्म होती चली जाएं। तो आप सभी लोगों को अगर लगा है कि हां हम लोग अपना अच्छे से आपको पढ़ा पा रहे हैं, जितना बेस्ट ऑफ द पॉसिबल इस लॉकडाउन में हो रहा है वो हम आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं बार बार बोलूंगा कि मेरी सारी वीडियो केवल एनडीए के लिए फोकस हैं, केवल एनडीए के लिए फोकस हैं। बाकी और किसी कंपटीशन में कुछ आ जाए बहुत अच्छा है, बट एनडीए शॉर्ट है कि इनमें से आएगा। गॉट इट माय पॉइंट? तो आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं जल्दी से। थैंक्स अ लॉट, टाटा बाय बाय।